एट्थ प्रॉपर्टी इज रेजिलियंस। तो सबसे पहले रेजिलियंस को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। तो देखो, आपके पास एक मटेरियल है। आपको इतना तो पता है कि जब मटेरियल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो इसके अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जनरेट हुए। पर इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमने इस मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है और हम मटेरियल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द मटेरियल, और जितना वर्क हमने किया that work done will be equal to the strain energy stored in the material। तो जब आपने मटेरियल को स्ट्रेच किया, you are actually doing some work on the material and that work done is equal to internal strain energy stored in the material। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये स्ट्रेन एनर्जी को इलास्टिकली अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और जब फोर्स हटा दी जाए तो वापस से स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज कर देती है, यानी वो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो जाती है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। मटेरियल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से स्ट्रेसेस आए, स्ट्रेन्स आए और ये डिफॉर्म हुआ। जब ये मटेरियल डिफॉर्म हुआ, हमने एक्चुअली इस पे कुछ वर्क डन किया। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बचपन में, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो रिजिड बॉडी मोशन के लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कुछ और होगा, वो बाद में निकालेंगे। लेकिन इस मटेरियल को जब हम डिफॉर्म कर रहे हैं फोर्स लगा के, देन बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन सम वर्क इज बीइंग डन। कुछ वर्क डन किया हमने और वो वर्क डन एज अ स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल के अंदर स्टोर हो गया। अब मटेरियल के अंदर स्टोर तो बना नहीं रहेगा। अगर हमने इस फोर्स को हटा दिया तो आपको पता है, अगर ये मटेरियल इलास्टिक है तो फोर्स को हटाने के साथ ही ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। जब ये ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा तब वो स्ट्रेन एनर्जी क्या हुई, इसने रिलीज कर दी। और जब वो स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने वो स्ट्रेन एनर्जी को वापस से रिकवर कर लिया। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होके अपने अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है, और उस फोर्स को रिमूव करने के बाद वो स्ट्रेन एनर्जी वापस से रिलीज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिलियंस। तो रेजिलियंस बेसिकली क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल इलास्टिकली जो स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल के अंदर स्टोर हो सकती है उसे रेजिलियंस कहते हैं। और अगर ये इलास्टिकली स्टोर हुई है तो फोर्स को हटाने के बाद वापस से इसकी स्ट्रेन एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब स्ट्रेन एनर्जी कैसे आती है, कितनी आएगी, वो आगे देखेंगे। तो अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Write down, it is the property of a material to absorb energy when it is deformed elastically and then upon unloading to have this energy recovered। तो रेजिलियंस बेसिकली डिनोट क्या कर रहा है, रेजिलियंस डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ये उतनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मटेरियल के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट स्टोर की जा सकती है। सो लेट अस राइट डाउन, इट डिनोट्स द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल विद इन, या फिर अप टू भी लिख सकते हैं, विद इन या अप टू इलास्टिक लिमिट। नाउ इस स्ट्रेन एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने का भी तरीका है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाएंगे और लोड डिफ्लेक्शन कर्व के अंडर का जो एरिया होगा, इलास्टिक लिमिट तक का एरिया, वो एरिया हमको दे देगा रेजिलियंस। सो लेट अस राइट डाउन, द एरिया under load deflection curve within elastic limit will give resilience। चलिए, तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व बना के देख लेते हैं कि रेजिलियंस हमें मिलेगा कैसे। यहाँ दो तरह के मटेरियल ले लेते हैं और उन दोनों तरह के मटेरियल के लिए लोड डिफ्लेक्शन कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पहला वाला मटेरियल है ये हो गया नॉन लीनियर इलास्टिक, और दूसरा का वाला कर्व हो गया लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। लेट अस से इन दोनों मटेरियल्स में पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक लिमिट। नाउ यहाँ पर y एक्सिस पर लोड है और x एक्सिस पर है डिफ्लेक्शन। अब मान लो हमने एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट किया लोड के अंदर जैसे बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट किया यहाँ पर, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि हल्का सा जैसे ही लोड बढ़ा वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, है ना। जैसे यहाँ पर लोड बढ़ा वैसे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बढ़ गया। तो लोड इनटू डिफ्लेक्शन क्या देगा, लोड इनटू डिफ्लेक्शन देगा वर्क डन, और यहाँ पर वर्क डन विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। तो इतने पार्ट के लिए ये क्या हो गया, दिस मच लोड इनटू डिफ्लेक्शन, ये वाला जो एरिया आ गया, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। सिंस जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो हर स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ लोड के लिए हमें स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो हर छोटे छोटे लोड इंक्रीमेंट के लिए अलग अलग करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना कितना स्ट्रेन एनर्जी आ रहा है, और इस पूरे को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए एक साथ तो
एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ये हमको दे देगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, जैसा कि हमने लिखा था यहाँ पर, एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट विल गिव रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। सो ये वाला एरिया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा। ऐसे ही लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए भी हम देख सकते हैं। लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए ये ट्राइंगल का एरिया दे देगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। सो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस विल बी इक्वल टू रेजिलियंस। यहाँ पर भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस विल बी इक्वल टू रेजिलियंस। सो वी कैन से resilience is equal to strain energy stored in the material up to elastic limit and that will be equal to area under load deflection curve। लोड डिफ्लेक्शन कर्व को पी डेल्टा कर्व भी बोल सकते हैं। तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रेजिलियंस। अगर हमारा मटेरियल लीनियर इलास्टिक मटेरियल है तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो इलास्टिक लिमिट पर लोड की वैल्यू पी हो गई थी और इलास्टिक लिमिट पर डेल्टा की वैल्यू मान लो डेल्टा है। इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, वो रेजिलियंस के बराबर हो जाएगा। सो रेजिलियंस कितना हो जाएगा? सो रेजिलियंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ पी डेल्टा। नाउ आपको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से और ओरिजिनल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा इधर आ जाएगा और यंग्स मॉडुलस इधर आ जाएगा। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई हो जाएगा। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए अगर हम डेल्टा की वैल्यू रिप्लेस कर दें पी एल अपॉन ए ई से तो रेजिलियंस बन जाएगा हाफ पी इंटू पी एल अपॉन ए ई। ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। So for linear elastic material, this is the strain energy stored. That will be equal to resilience and this is P square L upon 2AE. इस स्ट्रेन एनर्जी को हम कैपिटल U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट है इसीलिए कैपिटल U R लिख दिया। R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिलियंस को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगले एग्जांपल पे चलते हैं। मान लिया ये हमारा मटेरियल था, मटेरियल के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की और इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई। अब मान लो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है और मैंने इसका आधा वॉल्यूम कंसीडर किया, इसका जस्ट आधा वॉल्यूम कंसीडर किया, तो उस आधे वॉल्यूम में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी? मान लो 1 यूनिट स्ट्रेन एनर्जी पहले स्टोर थी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर। पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर 1 यूनिट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर थी तो इसके आधे वॉल्यूम के अंदर हाफ यूनिट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। इसके 1/8 वॉल्यूम के अंदर 1/8 यूनिट्स स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ रही है एक ऐसी टर्म की कि जो वॉल्यूम पे डिपेंड ना करे, मटेरियल की वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रहे। कितनी भी वॉल्यूम हो इलास्टिक लिमिट तक हम बोल दें कि दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वही हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और रेजिलियंस की टर्म्स में रेजिलियंस की जगह उसको बोल देंगे हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट that will be equal to modulus of resilience। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम modulus of resilience। इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल u r। तो दिस इज रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम या इसे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। राइट डाउन इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। रेजिलियंस मिला था एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मिलेगा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यू राइट द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट विल गिव मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे अप टू इलास्टिक लिमिट, तो वहां से मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मिल जाएगा। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। दिस इज फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल। नाउ दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट और लीनियर इलास्टिक लिमिट के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट हम सेम ही मान के चल सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट पर ही इसकी यील्ड स्ट्रेस आ रही है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर यील्ड लिमिट पर इलास्टिक स्ट्रेन आ गया और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का एरिया हमको क्या देगा? दिस विल बी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसे हम स्मॉल u r से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा y
इंटू एप्सिलॉन वाई, ट्राइंगल का एरिया हो गया। नाउ अगेन हमको पता है यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और अगर दोनों यील्ड लिमिट तक जा रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अप टू यील्ड लिमिट डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। नाउ इस स्ट्रेन की वैल्यू उधर उस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई अपॉन यंग्स मॉडुलस। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, रेजिलियंस वाला भी। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब अगर रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को हम बाय डेफिनेशन कंपेयर करके देखें तो रेजिलियंस हमारे पास था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ये था बाय डेफिनेशन। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं क्या ये सही है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला दोबारा से मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पर, और देखते हैं कि क्या मैथमेटिकली भी दोनों कंसिस्टेंट आ रहे हैं। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस लिखते हैं स्मॉल यू आर इज इक्वल टू हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई। सिग्मा वाई को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन वाई ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर हाफ पी डेल्टा इतना पार्ट अलग करते हैं, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन ए एल। सो हाफ पी डेल्टा इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम हो गया ये, एंड हाफ पी डेल्टा क्या था, दिस इज रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैथमेटिकली भी ये एक दूसरे के कंसिस्टेंट आ रहे हैं। स्मॉल यू आर इज इक्वल टू रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट हो गया रेजिलियंस, और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हो गया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस आपको मिल जाएगा एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व से, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपको मिल जाएगा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। आगे चलते हैं। अब ये बताइए, अगर हमने मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया तब क्या होगा। लेट अस सी। मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया तो ये पूरा का पूरा तो रिकवर हो नहीं पाएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सपोज कुछ इस तरह का है। यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है ये पॉइंट बी, और हमने लोड कर दिया मान लीजिए इस पॉइंट तक, पॉइंट सी तक। तो इसका जो अनलोडिंग कर्व बनेगा वो ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पैरेलल बन जाएगा, और पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो नहीं पाएगी। जिस लिमिट तक हमने लोड किया था वहां तक स्ट्रेन इतना आ चुका था, और जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई थी इसके अंदर उसको ये वाले शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मटेरियल को हमने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड किया, पॉइंट सी तक लोड कर दिया, तो ये जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो चुकी है, पर ये पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी रिकवरेबल नहीं है। इसमें से कुछ हिस्सा रिकवर हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिकवर नहीं होगा। तो जो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर हो चुकी है उसको मैं ग्रीन पार्ट से शेड कर देता हूं, क्योंकि ये वाली लेंथ रिकवर हो चुकी है। तो ये वाली जो स्ट्रेन एनर्जी होगी रिकवर हो गई है, और जो स्ट्रेन एनर्जी रिकवर नहीं हो पाई है वो ये वाला हिस्सा है। तो ये जो रिकवर नहीं हुआ तो क्या हुआ इसका, ये एनर्जी यूटिलाइज हो गई है मटेरियल के परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए। तो ये वाली जो स्ट्रेन एनर्जी है ये इलास्टिक है क्योंकि ये इलास्टिकली रिकवर हो गई है, और ये वाली स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, ये रिकवर नहीं हो पाई है। तो ये जो ग्रीन वाली एनर्जी है ना, इसको इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोलना चाहिए, लेकिन हम इसको इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, एंड दिस इज रिकवर्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये रिकवर हो गई है। और ये जो रेड वाला पार्ट है ये वाली स्ट्रेन एनर्जी है प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, एंड दिस स्ट्रेन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्यों नहीं बोलते हैं, ये हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्यों है। बताओ जरा, इलास्टिक लिमिट कहाँ तक थी, इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी तक थी। तो पॉइंट बी तक जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होनी चाहिए थी ये होती ना इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ये जो व्हाइट वाले पार्ट से मैं शेड कर रहा हूँ ये होती इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और ये जो ग्रीन वाली स्ट्रेन एनर्जी है ये कौन सी है, ग्रीन वाली स्ट्रेन एनर्जी इससे ज्यादा है ना, तो दैट इज हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और ये होती हमारी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इसी को ही हम रेजिलियंस बोल देते हैं। तो ये कर्व है लोड डिफ्लेक्शन के बीच में, लोड डिफ्लेक्शन कर्व है। यही अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता तो फिर ये सारी की सारी चीजें, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती, ये हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती, और ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती, और ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाता अगर हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व की जगह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए होते। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं प्रूफ रेजिलियंस। आपको इतना तो याद होगा कि कई बार हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यील्ड लिमिट जो फाइंड करते हैं वो ऑफसेट मेथड से फाइंड करते हैं। ऑफसेट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं
कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारे पास और यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम 0.002 का स्ट्रेन ले लेते हैं और इनिशियल पोर्शन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये वाली जो लिमिट आ जाती है, ये आ जाती है हमारी यील्ड लिमिट या सिग्मा वाई। जब हमने यील्ड लिमिट ऑफसेट मेथड से फाइंड की है तो इसको हम प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं और ये वाला जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इसके अंदर मिल जाएगी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का जो एरिया मिल जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलियंस। तो बाकी है कुछ नहीं, प्रूफ रेजिलियंस भी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ही है, पर ये स्पेसिफिकली उस केस के लिए है कि जब हमने इलास्टिक लिमिट ऑफसेट मेथड से फाइंड की थी या प्रूफ स्ट्रेस वाले मेथड से फाइंड की थी तब। तो प्रूफ रेजिलियंस के बारे में भी लिख लेते हैं। राइट डाउन व्हेन द स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रूफ स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिखो फाउंड यूजिंग ऑफसेट मेथड, द करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस may also be called as proof resilience। तो आई होप प्रूफ रेजिलियंस भी क्लियर है आपको। अब आप एक बार बताओ कि रेजिलियंस जो प्रॉपर्टी है वो कहां पर ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी। रेजिलियंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड। तो हमने मटेरियल को लोड किया, उस मटेरियल ने स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर लिया और फिर जब बाद में लोड हट गया तो उसने पूरे का पूरा वापस रिकवर कर दिया। लोड आया, स्ट्रेन एनर्जी आ गई मटेरियल के अंदर और फिर लोड जाने के बाद इसने वापस से रिकवर कर दी। लोड आया, रिकवर, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी रिकवर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी रिकवर्ड। सोच सकते हो आप कहाँ पर ज़्यादा डिजायरेबल प्रॉपर्टी है? शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म में। जैसे आपकी मोटरसाइकिल के जो शॉकर्स हैं वहाँ पर अचानक से लोड आया तो उसने उस स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, आप तक ट्रांसफर नहीं होने दिया, उसको एब्जॉर्ब किया और वापस से सीधी रोड आते ही वापस से रिकवर हो गया। तो एब्जॉर्ब किया, रिकवर किया, एब्जॉर्ब किया, रिकवर किया, वो जो शॉक आ रहा था वो आप तक नहीं पहुंचा। तो शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म्स में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। राइट डाउन सिंस रेजिलियंस रिप्रेजेंट्स recoverable strain energy, its high value is a much desirable property in shock absorbing mechanism। ब्रैकेट में लिखो स्प्रिंग एक्शन।